हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अपनी पिछली वीडियो से हमने जाना कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक वंडर वॉन ब्रॉन ने हिटलर की सेना के लिए V2 नाम की एक ऐसी मिसाइल बनाकर तैयार कर दी जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। इसके बाद मार्च 1945 में अलाइड फोर्सेस ने हिटलर के हथियार खानों को एयर फोर्स की मदद से हमला करके मिसाइल के स्टोरेज डिपो को नष्ट करना शुरू कर दिया। और अब शुरू होता है टेक्नोलॉजी की लूट का सिलसिला। अमेरिकन के साथ साथ ब्रिटिश और रशियंस भी वॉन ब्रॉन के पीछे पड़े थे। इनमें से जिसके हाथ भी जो टेक्नोलॉजी लगी उसने वो अपने देश को भेज दी। पर कैप्टन रॉबर्ट बी स्टेवर वॉन ब्रॉन और उनकी टीम को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुके थे। अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वॉन ब्रॉन उनके हाथ लग गया तो रॉकेट टेक्नोलॉजी भी उनके हाथ लग जाएगी। और अमेरिकन ये नहीं चाहते थे कि ये रॉकेट टेक्नोलॉजी किसी और देश के हाथ में चली जाए। जैसे जैसे जंग अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, ठीक वैसे वैसे ही सभी देशों की सेनाएं वॉन ब्रॉन और उनके द्वारा पैदा की गई रॉकेट टेक्नोलॉजी के पीछे अपनी खोज लगातार बढ़ा रहे थे। जर्मनी में एक जगह का नाम पेनामुंडा है। वॉन ब्रॉन और उनकी टीम उसी स्थान पर छुपी हुई थी और तब वो एक फैसला लेते हैं कि वो रशियन से दूर और अमेरिकन के पास जाएंगे। इसके बाद वॉन ब्रॉन और उनकी टीम से जुड़े हुए लोगों के परिवार पेनामुंडा से वेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जाने से पहले वो उस जगह को जिस जगह वो रह रहे थे बॉम्ब से उड़ाकर वहाँ पर अपनी मौजूदगी के हर सबूत को मिटा देते हैं। अब ये सभी लोग जर्मनी में काफी अंदर नॉर्डहाउजन पहुंचते हैं। लेकिन रॉबर्ट स्टेवर वॉन ब्राउन के नजदीक पहुंच गया था। जब रॉबर्ट स्टेवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के नजदीक पहुंचते हैं तो उनके हाथ खजाना लग जाता है। रॉबर्ट स्टेवर को V1 मिसाइल से जुड़े हुए कल पुर्जों का बहुत बड़ा भंडार हाथ लग जाता है। इसके साथ साथ रॉकेट फ्यूल टैंक और रॉकेट इंजन के कंबस्टन चेम्बर भी हाथ लगते हैं। इसके बाद स्टेवर के आदेश पर उस जगह से जितना सामान वो ले जा सकते थे ट्रकों की मदद से पानी के जहाजों पर लोड करके अमेरिका भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर वॉन ब्राउन एक जुआ खेलता है। वॉन ब्राउन टेक्निकल ड्राइंग्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को एक अंडरग्राउंड माइन में छुपा देता है ताकि जब वो अमेरिकन के द्वारा पकड़ा जाए तो अपनी जिंदगी के बदले में वो अमेरिकन को कुछ ऑफर कर सके। 2 मई 1945 को वॉन ब्राउन अमेरिकन सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। वॉन ब्राउन अमेरिकन के सामने शर्त रखता है कि उसके ऊपर वॉर क्रिमिनल होने का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उसे पूरी सुरक्षा दी जाएगी और इसके बदले में वो अमेरिका को रॉकेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और उनके लिए काम भी करेगा। अब जैसे ही ये खबर रशियन लीडर जोसेफ स्टालिन को मिलती है वो आग बबूला हो जाते हैं। स्टालिन कहते हैं हमने नाजीज को हराया, हमने बर्लिन और पेनामुंडा को कैप्चर किया और अमेरिकन रॉकेट इंजीनियर को ले उड़े। अमेरिकन कभी भी नाजीज को हराने के लिए जर्मनी नहीं आए थे, बल्कि उनका पहला लक्ष्य जर्मनी की हथियार टेक्नोलॉजी को कब्जा करना था। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिकन ने 100 से ज्यादा V2 मिसाइल्स को अपने साथ जहाजों पर लाद कर एक नया इतिहास रचने की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। मध्य जून 1945 तक 1000 से ज्यादा नाजी वैज्ञानिक सुरक्षित तरीके से अमेरिका पहुंच चुके थे और अमेरिकी सरकार ने ये इंश्योर किया कि इनमें से किसी भी वैज्ञानिक पर वॉर क्रिमिनल होने का मुकदमा ना चलाया जा सके, चाहे उनके हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे ही क्यों ना हो। अब अमेरिकन ने नाजी वैज्ञानिकों को अमेरिका के लिए हथियार बनाने को कहा ताकि वो जापान को हरा सके और इसके बदले में उन्हें अमेरिकन नागरिकता, अमेरिकी सरकारी विभागों में नौकरी और अच्छी खासी तनख्वाह देने का वादा किया गया। जुलाई 1945 को अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने ऑपरेशन पेपर क्लिप को ऑफिशियल कर दिया ताकि जितने भी बचे हुए नाजी वैज्ञानिक थे वो बिना किसी परेशानी के अमेरिका लाए जा सके। और अब नाजियों के द्वारा बनाई गई V2 मिसाइल एक अमेरिकन मिसाइल में बदल चुकी थी। इसके बाद हर नाजी वैज्ञानिक को किसी न किसी मिलिट्री प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। अमेरिकन मिलिट्री का अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट था ही नहीं जिसमें नाजी वैज्ञानिक काम नहीं कर रहे थे, चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन हो या फाइटर प्लेन से जुड़ी टेक्नोलॉजी या स्पेस से जुड़ा हुआ विज्ञान। हर जगह नाजी वैज्ञानिक अमेरिकन के लिए काम कर रहे थे। नाजी वैज्ञानिकों के अमेरिकन मिलिट्री में काम करते ही अमेरिका में नए नए हथियारों का उदय होने लगा, जिसमें रॉकेट, मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्रिटिकल कंपोनेंट भी बनाए जाने लगे। फरवरी 1946 तक V2 मिसाइल पर काम करने वाला आखिरी वैज्ञानिक भी अमेरिका पहुंच चुका था। लेकिन क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है तो अमेरिकी सरकार के लिए नाजी वैज्ञानिकों का काम करना बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की आंखों में खटक रहा था। और इससे जुड़ी हुई पहली खबर 1946 में एक लोकल न्यूज़पेपर में छपती है जिसे अमेरिकी सरकार दबा देती है। इसके बाद इसी मुद्दे से जुड़ी हुई दूसरी खबर 1947 में छपती है और अब इस खबर की गूंज पूरे अमेरिका में सुनाई दे रही थी। अब ऐसी खबरों के मार्केट में आने से अमेरिकन
पॉलिटिशियंस पर दबाव बढ़ने लगता है। इसके बाद अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस नाजी वैज्ञानिकों के फेवर में एक पीआर कैंपेन चलाती है। पीआर का मतलब नाजी वैज्ञानिकों की छवि सुधारने के लिए एक अभियान। और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से अमेरिकी सरकार पर बन रहा दबाव पूरी तरह से गायब हो जाता है। और ये घटना थी रशिया और अमेरिका के बीच में शुरू होने वाली कोल्ड वॉर, जिसमें उदय होता है रशियन मिसाइल्स का। और अब अमेरिका और वेस्ट की सुरक्षा इन्हीं नाजी वैज्ञानिकों के कंधों पर थी। और इस तरह से अमेरिकी सरकार अपने लोगों को रशिया का डर दिखाकर नाजी वैज्ञानिकों के खिलाफ बन रहे माहौल को शांत कर देती है। 1955 में नाजी वैज्ञानिक वॉन ब्रॉन को अमेरिकन नागरिकता दी जाती है और इसके साथ साथ उनकी टीम से जुड़े हुए बाकी वैज्ञानिकों को भी नागरिकता दे दी जाती है। जल्द ही वॉन ब्रॉन की टीम अमेरिकन सेना के लिए 2 नए रॉकेट बनाती है, जिसमें एक था नाइकी एजैक्स और दूसरा था एंटी एयरक्राफ्ट रॉकेट। और इसके बाद बनता है रेड स्टोन मिसाइल, जो मिसाइल न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में सक्षम थी। और इसके बाद आता है वो दिन जिस घटना ने वॉन ब्रॉन को पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। 4 अक्टूबर 1957 रशिया स्पेस में स्पुतनिक 1 को लॉन्च कर देता है। और रशियंस की ये सफलता अमेरिका के गले की फांस बन चुकी थी, क्योंकि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक उनके पास थे। लेकिन स्पेस के मामले में रशियंस उनसे कोसों आगे निकल चुके थे। अब अमेरिकन्स ने अपने नाजी वैज्ञानिकों की तरफ दोबारा देखा और जुलाई 29, 1958 में अमेरिका के तब के राष्ट्रपति एसेनहावर नासा की नींव रखते हैं। नासा खड़ा हो चुका था। इसके बाद 1961 में नासा का सैटर्न रॉकेट, जिसके अंदर मर्क्यूरी स्पेसक्राफ्ट था, वो स्पेस में इंसानों को ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन पूरी दुनिया में स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति अमेरिकी वैज्ञानिकों के सामने एक लक्ष्य रखते हैं। जॉन एफ कैनेडी एक पब्लिक संबोधन में कहते हैं कि अमेरिका सबसे पहले चांद पर इंसानों को भेजेगा और उन्हें सुरक्षित वापस भी लाएगा। और 1961 की गर्मियों में प्रोजेक्ट अपोलो का उदय होता है, जिसमें नासा के लिए $4 बिलियन के बजट का अलॉटमेंट होता है। और इतने पैसे के साथ वॉन ब्रॉन सैटर्न 5 रॉकेट को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अपोलो 11 मिशन में सैटर्न 5 रॉकेट का ही इस्तेमाल किया गया था। देखो कैसा खेल है। ये वही आदमी था जिसके द्वारा बनाई गई मिसाइलें लंदन के ऊपर तबाही मचा रही थी। और अब इसी आदमी के द्वारा बनाया गया रॉकेट इंसानों को चांद पर ले जाने वाला था। सैटर्न 5 363 फुट लंबा था। इसके सिर्फ पहले इंजन ने 1.5 मिलियन टन ऑफ थ्रस्ट जनरेट किया था। अपोलो 11 मिशन का कमांडर नील आर्मस्ट्रांग को बनाया गया। जिस दिन रॉकेट को उड़ना था उस दिन लगभग 1 मिलियन लोग इस रॉकेट को उड़ते हुए देखने के लिए जमा हुए थे और लगभग 5 मिलियन इसका सीधा प्रसारण टेलीविजन पर देख रहे थे। और फिर 16 जुलाई 1969 को सुबह के 9:32 पर सैटर्न 5 रॉकेट केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरता है और चांद पर पहुंचकर नील आर्मस्ट्रांग वो आइकॉनिक शब्द कहते हैं, ये मनुष्यों का एक छोटा सा कदम मानवता की बड़ी छलांग है। अब जरा आप खुद सोचिए, रॉकेट को बनाने वाला नाजी वैज्ञानिक, काम करने वाली नाजी टेक्नोलॉजी, तो ये मिशन अमेरिकन कैसे हुआ? किताबों में जो चाहे लिखा हो, लेकिन असलियत में अमेरिका के इस मिशन के पीछे पूरी ताकत नाजियों की ही थी। इसके बाद 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के क्रू का पूरी दुनिया में हीरोज की तरह स्वागत किया गया। इसके बाद अमेरिका ने वॉन ब्रॉन को उनकी सेवाओं के लिए नेशनल मेडल ऑफ साइंस से नवाजा। एक और कमाल की बात सुनिए, अपोलो 11 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा जो स्पेस सूट पहना गया था वो भी एक नाजी वैज्ञानिक ने बनाया था। जितने भी पेपर क्लिप साइंटिस्ट अमेरिका पहुंचे थे, सबका काला इतिहास भुला दिया गया। किसी को कोई परवाह नहीं थी कि उन्होंने कितने लोगों को निर्दयता से मारा था, बल्कि अमेरिका ने इन वैज्ञानिकों को अपने इतिहास में जगह दी और वो सम्मान दिया जिसके हकदार शायद ये मानवता की नजरों में तो नहीं थे। क्योंकि कंसंट्रेशन कैंप में टॉर्चर के जितने भी तरीके हिटलर के द्वारा आजमाए गए, वो सब इन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए थे। हथियार से जुड़ी हुई हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंसंट्रेशन कैंप में रहने वाले लोगों पर इन्हीं वैज्ञानिकों ने किया था। लेकिन स्वार्थ के आगे सारी चीजें छोटी हैं। अब इसी समय के दौरान रशियंस के साथ कोल्ड वॉर में होने की वजह से अमेरिकन्स को ऐसा लगता था कि रशियंस ने दिमाग को कंट्रोल करने वाली कोई नई दवा बना ली है और उसका इस्तेमाल अमेरिकन्स के खिलाफ होगा। और क्योंकि अमेरिका के पास नाजी वैज्ञानिक थे, यानी नाजी डॉक्टर्स थे जो इस तरह की चीजों में माहिर थे, तो अब अमेरिकन्स ने एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करी जिसका नाम था MK अल्ट्रा, जिसका मकसद था लोगों के दिमाग पर कंट्रोल करके उनसे ऐसे ऐसे काम कराना जो वो अपने होशो हवास में नहीं करेंगे। और कमाल की बात ये थी कि ये सब गलत काम करने के बाद
उन्हें ये याद भी नहीं रहेगा कि उनके साथ क्या हुआ। और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए अमेरिका की CIA ने अपने आम नागरिकों, मिलिट्री के सैनिकों और यहाँ तक कि जेल के कैदियों तक पर भी प्रयोग किए। और अब शुरू होती है कहानी प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।